चलिए चलते हैं मई 326 ईसा पूर्व में। जगह है प्राचीन भारत, एक नदी का किनारा जो मॉनसून की वजह से उफान पर है। यहां दो दुनियाएं टकराने वाली थीं। एक तरफ थी वो सेना जिसे कोई हरा नहीं सका था, जो पूरी दुनिया को जीतने निकली थी। और दूसरी तरफ था एक राजा जो अपनी मिट्टी, अपनी धरती की रक्षा के लिए सीना ताने खड़ा था। तो बस कल्पना कीजिए इस माहौल की। रात का अंधेरा, आसमान में बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। और बीच में है हाइडेस्पीस नाम की एक विशाल गरजती हुई नदी। इसी नदी के दोनों किनारों पर दो ताकतवर सेनाएं एक दूसरे को घूर रही थीं। माहौल में जो तनाव था उसे काटा जा सकता था। और बस यहीं इतिहास एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला था। तो ये जो मैदान था, ये था हाइडेस्पीस नदी के किनारे। आज हम इसी नदी को झेलम के नाम से जानते हैं, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। और ये नदी, ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं थी, ये उस वक्त एक बहुत बड़ी, बहुत ही मुश्किल रुकावट थी। इसी उफनती नदी ने दोनों सेनाओं को एक दूसरे से अलग कर रखा था। तो चलिए इस कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं, एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं पा रहा था। ये थे सिकंदर महान, वो शख्स जिसने ग्रीस, मिस्र और उस वक्त के सबसे शक्तिशाली फारसी साम्राज्य तक को अपने कदमों में झुका दिया था। अब दुनिया जीतते जीतते वो उस जगह पहुंच चुके थे जिसे उस समय की ज्ञात दुनिया का किनारा माना जाता था। तो देखिए, एक तरफ सिकंदर जिसका मकसद था पूरी दुनिया पर कब्जा, और दूसरी तरफ राजा पोरस जिनका मकसद था सिर्फ अपने राज्य, अपनी जमीन को बचाना। एक तरफ दुनिया जीतने का जुनून, दूसरी तरफ घर बचाने का जज्बा। मतलब एक हमलावर और एक रक्षक, वाकई एक दूसरे के लिए एकदम सही टक्कर। सिकंदर की असली ताकत क्या थी? उसकी सेना, उसकी वॉर मशीन, मैसेडोनियन फैलैंक्स यानी पैदल सैनिकों की एक ऐसी दीवार जो अपने लंबे लंबे भालों, जिन्हें सरेसा कहते थे, से किसी को भी भेद सकती थी। और साथ में थी उनकी एलीट कंपेनियन कैवलरी यानी घुड़सवार सेना। ये इतनी तेज और घातक थी कि दुश्मन के किनारों को चीर कर रख देती थी। इसी कॉम्बिनेशन ने अब तक हर किसी को धूल चटा दी थी। और अब कहानी का दूसरा किरदार, एक ऐसी चट्टान जो हिलने को तैयार नहीं थी। ये थे राजा पोरस। कहते हैं कि उनका कद 7 फुट से भी ज्यादा था, एक विशालकाय योद्धा। और जब सिकंदर ने उन्हें झुकने को कहा तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। स्वाभिमान से भरा एक राजा। अब यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पोरस की सेना में कुछ ऐसा था जो सिकंदर और उसकी सेना ने पहले कभी नहीं देखा था। हम बात कर रहे हैं युद्ध हाथियों की, धीमे लेकिन किसी टैंक की तरह शक्तिशाली। और साथ में थे सैकड़ों रथ। सोचिए जरा उन मैसेडोनियन सैनिकों के बारे में जिन्होंने पहली बार इन विशालकाय जानवरों को अपनी तरफ आते देखा होगा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं थे, ये एक मनोवैज्ञानिक खौफ थे। तो सिकंदर के सामने अब दो दुश्मन थे, एक राजा पोरस की सेना और उनके खतरनाक हाथी, और दूसरा खुद ये नदी हाइडेस्पीस, मॉनसून की वजह से गहरी, तेज बहाव वाली और उफान पर। इसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो सिकंदर ने क्या किया? क्या उसने सीधा हमला किया? नहीं, उसने दिमाग का इस्तेमाल किया। धोखे का एक ऐसा जाल बुना जो कमाल का था। वो हर रात अपनी सेना को नदी के किनारे घुमाता, जिससे पोरस के सैनिकों को लगे कि हमला होने वाला है। झूठे युद्ध के नारे लगवाता ताकि दुश्मन इन आवाजों का आदी हो जाए। और फिर एक रात जब आसमान में तूफान था, वो अपनी मुख्य सेना को लेकर 27 किलोमीटर दूर अंधेरे की आड़ में नदी पार कर गया। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही सिकंदर ने पोरस को दिमागी तौर पर मात दे दी थी। और यहीं पर लड़ाई का पहला और सबसे दुखद संपर्क हुआ। पोरस ने जब देखा कि कुछ लोग नदी पार कर रहे हैं तो उन्हें लगा कि ये कोई छोटी मोटी टोही टुकड़ी होगी। उन्होंने अपने बेटे को एक छोटी सेना के साथ भेजा, लेकिन उनका सामना सिकंदर की पूरी मुख्य सेना से हो गया। नतीजा जाहिर था। पोरस को जब तक यह एहसास हुआ कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्होंने इस शुरुआती झड़प में अपने बेटे को खो दिया। अब धोखाधड़ी का खेल खत्म हो चुका था। अब बारी थी असली टकराव की। दोनों सेनाएं आखिरकार एक कीचड़ से भरे मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने थीं। महायोद्धाओं का टकराव अब शुरू होने वाला था। सिकंदर का प्लान एकदम साफ और बहुत शानदार था। वो जानता था कि उसके पैदल सैनिक सीधे सीधे उन हाथियों से भिड़ेंगे तो भारी नुकसान होगा,
तो उसका पहला काम क्या था? अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने घुड़सवार सेना का इस्तेमाल करके पोरस की घुड़सवार सेना को खेल से ही बाहर कर देना, हाथियों से निपटने से पहले उनके किनारों को तोड़ना। और लड़ाई शुरू हुई। सिकंदर की घुड़सवार सेना ने भारतीय सेना के बाएं हिस्से पर जोरदार हमला बोला और पोरस ने ठीक वही किया जिसकी सिकंदर को उम्मीद थी। उन्होंने अपने दाएं हिस्से की घुड़सवार सेना को मदद के लिए भेज दिया। इससे क्या हुआ? उनका पिछला हिस्सा और दायां किनारा दोनों बिल्कुल असुरक्षित हो गए। ये एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती थी। और बस इसी मौके का इंतजार था सिकंदर को। उसकी एक दूसरी घुड़सवार टुकड़ी, जिसका नेतृत्व क्वेनस कर रहा था, उसने पूरा चक्कर काटकर पीछे से भारतीय घुड़सवारों पर हमला कर दिया। अब पोरस के घुड़सवार दो तरफ से घिर चुके थे। इसे कहते हैं क्लासिक हथौड़ा और निहाई की रणनीति। भारतीय घुड़सवार सेना पूरी तरह से बिखर गई और जान बचाने के लिए अपने ही हाथियों की तरफ भागने लगी। तो भारतीय घुड़सवार सेना तो हार गई, एक बड़ी चुनौती खत्म। लेकिन अब असली खतरा सामने था, वो विशालकाय हाथी। सवाल यह था कि एक हाथी से कैसे लड़ा जाता है। अब मैसेडोनियन फेलिंग्स ने बड़ी बहादुरी से हाथियों का सामना किया। ये एक भयानक, खौफनाक मंजर रहा होगा। वो हाथियों पर बैठे महावतों पर भाले फेंक रहे थे, कुल्हाड़ियों से हाथियों के पैर काटने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है उन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन आखिरकार घायल और डरे हुए हाथी घबरा गए और वो अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। चारों तरफ बस तबाही और अफरा तफरी थी। लड़ाई का शोर थम चुका था, मैदान लाशों से पटा था और अब सबका ध्यान एक शख्स पर था, घायल लेकिन अभी भी स्वाभिमान से खड़े राजा पोरस पर। जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उनसे पूछा कि वो अपने साथ कैसा बर्ताव चाहते हैं, और पोरस ने जो जवाब दिया वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। हार के बाद भी ये हिम्मत, ये स्वाभिमान। कहते हैं कि इस जवाब ने सिकंदर को इतना प्रभावित किया कि उसने पोरस को न सिर्फ उनका राज्य लौटा दिया बल्कि और भी इलाका तोहफे में दे दिया। अब बात करते हैं नुकसान की। कितने लोग मारे गए, इसके आंकड़े अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। जैसे एरियन के मुताबिक मैसेडोनिया के करीब 300 सैनिक मारे गए, जबकि भारतीय सेना के 23,000। वहीं डायोडोरस के मुताबिक ये आंकड़ा 1,000 और 12,000 का था। आंकड़ों पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है, ये सिकंदर की सबसे महंगी जीतों में से एक थी। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि राजा पोरस और उनकी सेना ने कितनी बहादुरी से टक्कर दी थी। ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं थी, इसकी गूंज आने वाले कई सालों बल्कि सदियों तक सुनाई देने वाली थी। इसका असर सिकंदर पर भी पड़ा और भारत पर भी। चलिए देखते हैं कैसे। इस लड़ाई का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर तो ये हुआ कि इसने सिकंदर के विजय अभियान पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया। हाइडेस्पीस की लड़ाई इतनी भयानक और महंगी साबित हुई और हाथियों का खौफ सैनिकों के मन में ऐसा बैठा कि उसकी अजय सेना ने बगावत कर दी। जब वो हाइफिसिस नदी, जिसे आज हम ब्यास नदी कहते हैं, पर पहुंचे तो सैनिकों ने साफ कह दिया, बस अब और आगे नहीं जाएंगे। यहीं से सिकंदर की वापसी शुरू हो गई। और अगर दूर की सोचें तो इस लड़ाई ने और भी बड़े बदलाव लाए। पहली बार ग्रीक और भारतीय सभ्यताओं के बीच एक सीधा संपर्क बना, एक नया कल्चरल ब्रिज। भारत के राजाओं को भी एक बड़ा सबक मिला कि एक पेशेवर, हमेशा तैयार रहने वाली सेना कितनी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, सिकंदर की वापसी से उत्तर पश्चिम भारत में एक पावर वैक्यूम, एक शक्ति का शून्य पैदा हो गया और इसी शून्य को भरकर उदय हुआ भारत के पहले महान साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य का। तो आखिर में ये सवाल तो बचता ही है, सिकंदर ने लड़ाई तो जीत ली, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या उसने भारत को जीतने का युद्ध हार दिया? क्या एक ऐसी जीत जिसका अंत आपकी महत्वाकांक्षाओं का अंत हो, उसे पूरी तरह से जीत कहा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।